गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गदाधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सोशल साइंस में इतिहास के स्रोत की, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये हमारा इतिहास का चौथा क्लास है और अभी हम इतिहास के बेसिक पर ही काम कर रहे हैं, इसके बेसिक्स को समझ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री का बेसिक समझना थोड़ा सा टफ होता है। और यदि एक बार आप बेसिक समझ गए, हम जैसे ही निकल पड़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से थोड़ा आगे, तो आपको फिर मज़ा आने लगेगा और सारी चीज़ें एकदम इजी हो जाएंगी। ठीक है, तो कल हमने कुछ हिस्ट्री के सोर्स के बारे में बात की थी। आपको हमने वेदों के बारे में बताया था कि वेदों से हमें इतिहास के कुछ सोर्स मिलते हैं। हमने उपनिषद के बारे में बताया था, पुराणों के बारे में बताया था। हमने आपसे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य की बात की थी, जहाँ से हमें हिस्ट्री के सोर्स मिलते हैं। हमें ये देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से उस समय की सभ्यता रही होगी, किस प्रकार से उस समय समाज रहा होगा और किस प्रकार उस समय का शासन चलता होगा, क्या उस समय की राजनीतिक स्थिति रही होगी। ये सब हम समझ सकते हैं उस समय के जो हमारे हिस्टोरिक सोर्स हैं, जिसमें आपके वेद हो गए, उपनिषद हो गए, पुराण हो गए या फिर स्मृतियाँ हो गई। इसके अलावा आपका जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, इनके बारे में हमने बात की। विदेशी यात्रियों का विवरण भी इसमें शामिल है। चलिए, तो जल्दी से आप लोग क्लास के साथ जुड़ जाइए। देखने को मिल रहा है कि बहुत ही कम स्टूडेंट जो है पूरा क्लास देख रहे हैं। इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको डीएलएड जो है अगर पास करना है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो आपको क्लास करनी ही पड़ेगी। चलिए, हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल टेक्स्ट। अब ग्रंथ की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे प्रमुख ग्रंथ है रामायण और महाभारत। ठीक है, इनका आपने नाम सुना ही होगा। हम लोग जो है हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और रामायण महाभारत का नाम हम अक्सर सुनते हैं। नाम क्या सुनते हैं, इसमें जो लिखा है उसको भी सुनते हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, तब भी अगर आप भारत में रहते हैं तो आप रामायण महाभारत का नाम तो सुने ही होंगे। ठीक है, भले आप उसको ना पूरा सुने हो या ना जानते हो, लेकिन इसका नाम सुना होगा आपने। तो ये भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। ठीक है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य कौन कौन से? रामायण और महाभारत है। लेकिन इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनमें महाकाव्यों का जो समय है, ये कब इनको लिखा गया, कब इनको रचा गया, इसको लेकर के विवाद है। क्योंकि रचने वाला जो भी रचयिता है, जो भी कवि है, जो भी लेखक है, उसने कई चीज़ों को अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया, अपने हिसाब से लिख दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अच्छौड़ी सेना मारी गई। ठीक है, अच्छौड़ी का मतलब निकाला गया तो पता चला कि वहाँ तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन उस समय शायद नहीं रही होगी। या फिर जो महाभारत था, उसका नाम पहले भारत था, उससे भी पहले उसका नाम जय संहिता था, उससे पहले उसका नाम संहिता था। तो संहिता से महाभारत बनते बनते उसमें बहुत सारे श्लोक जोड़ दिए गए अपने हिसाब से। जो भी उस समय के लेखक, जो भी उस समय के ऋषि मुनि हुए, उन्होंने व्याख्या करते हुए उन चीज़ों को उसमें जोड़ दिया। तो इसलिए क्या है कि इनमें काफ़ी विवाद भी है। लेकिन फिर भी एक एवरेज देखा जाए तो इन महाकाव्यों की रचना 4वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास में हुई है। ठीक है, 4वीं सदी ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब अगर रामायण की बात करें तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई। कब की गई? तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण यहाँ पर लिखी है और रामायण की रचना पहली दूसरी शताब्दी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, उनके जन्म के समय ही ये संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसका भी याद रखिएगा। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी थी उसमें 6000 श्लोक थे। वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी आज से लगभग 2000 साल पहले, उसमें 6000 श्लोक थे। बाद में इनको 12000 कर दिया गया। व्याख्या करते हुए इसमें 6000 श्लोक जोड़ दिए और फिर बाद में इसको 24000 कर दिया गया। तो यहाँ पे वर्तमान में जो रामायण है उसमें कुल 24000 श्लोक हैं। इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे रामायण में धीरे धीरे क्या हुआ, बदलाव हुआ। फिर वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण जो है वो कौन कौन से कांड का मतलब होता है पार्ट, पार्ट का मतलब भाग। जो वाल्मीकि ने रामायण रची थी उसमें कौन कौन से भाग थे? तो बालकांड था, भगवान श्री राम का जब जन्म होता है, जब छोटे रहते हैं। अयोध्या कांड, जब वो अयोध्या में भ्रमण करते हैं। अरण्य कांड, जब वो जंगल जाते हैं। किष्किंधा कांड, वहाँ पे जब वो घूमते फिरते हैं। सुंदर कांड जो है उनका जंगल के समय का जो भी क्रियाकलाप है उसका। लंका कांड आप जानते हैं, लंका जब लग जाती है, फिर जब युद्ध होता है, फिर उत्तरकांड जब वापस आ जाते हैं।
तो कुल मिला के कांड का नाम याद रखना। हम इतना ज़्यादा धार्मिक नहीं है कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ बता पाएँ कि कौन से कांड में क्या है, ठीक है, सीधी बात ये है। क्योंकि हम सुनते तो हैं लेकिन इसको लेकर के कभी इतना नहीं बैठे हैं कि आप एकदम एग्जैक्ट समझ पाएँ। बस इतना समझ लीजिए कि जो हमारी रामायण है वो कितने भागों में बटी है, 7 भागों में बटी है, 7 कांडों में बटी है। और इन 7 के नाम आप याद रखिएगा, क्रम से याद रखिएगा, ठीक है। और इस रामायण से उस समय की क्या राजनीति होगी, उस समय का समाज कैसा होगा, उस समय का धर्म कैसा होगा, इन सबकी जानकारी हमें मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि राजनीति की बात की जाए तो देखा जाता था कि उस समय का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। राजा दशरथ का शासन था। राजा दशरथ ने जब भगवान राम से कहा कि आप वनवास चले जाइए तो वनवास चले गए। पितृसत्तात्मक शासन था। चाहे भगवान राम की बात करें, चाहे श्रीलंका के राजा हम रावण की बात करें, पितृसत्तात्मक समाज था वो। राजनीति उस समय पितृसत्तात्मक थी। समाज क्या था, तो समाज जो है जातियों में बटा हुआ था, जैसा कि हमने सुना है। भाई हमने रामायण को पढ़ा नहीं है और मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जितना मैंने अपने टीचर से पढ़ा है, जितना मैंने सुना है, उसके अनुसार क्या है कि रामायण काल में भी भारतीय समाज जातियों में बटा हुआ था। क्योंकि देखा गया एक जगह एक बार विवाद हुआ था कि भगवान राम ने एक व्यक्ति का वध कर दिया था कि वो तपस्या कर रहा था इस आधार पर, ये हमने सुना है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो निम्न जाति का था। तो रामायण काल के दौरान भी समाज जातियों में बटा हुआ था। रामायण काल के दौरान समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था, ये सारी चीज़ें। फिर धार्मिक स्थिति को अगर देखा जाए तो कहा गया कि रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, शिव जी का भक्त था रावण। तो उस समय की धार्मिक स्थिति के बारे में भी पता चल सकता है। अब राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम चीन में किया गया। राम कथा जो है उसका सर्वप्रथम अनुवाद चीन में किया गया। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण कहा जाता है, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिए। पूछा गया आदि रामायण किसे कहा जाता है, तो भुसुंडी रामायण को। अब आ जाते हैं अपने महाभारत पर। जैसे कि आपने देखा कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, उसी प्रकार से महाभारत महर्षि व्यास द्वारा रचित है। इसके द्वारा महर्षि व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई। और ये रामायण से बड़ा महाकाव्य है। रामायण इससे छोटा महाकाव्य है। छोटा मतलब कि इन द सेंस इसमें श्लोक ज़्यादा हैं। इसकी रचना का मूल समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। देखिए अभी आप इस चीज़ को समझिए कि हमें देखने को मिलता है कि भगवान राम का जन्म पहले हुआ और भगवान कृष्ण का जन्म बाद में हुआ, ऐसा ही तो हम सुनते हैं। लेकिन यह ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो वाल्मीकि रामायण बाद में लिखी गई और महाभारत पहले लिखा गया। तो यहाँ अगर देखेंगे तो आपको लगेगा, कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या कृष्ण का जन्म तो पहले नहीं हुआ भगवान कृष्ण का, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः कितने श्लोक थे, 8800, 8800 श्लोक थे। तथा इनका नाम जो है, इसका नाम महाभारत का जय संहिता था, विजय संबंधी ग्रंथ। विजय महाभारत में क्या है, कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है महाभारत में। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, यानी कि युद्ध को कहाँ तक टाला जाए, और अब समय ऐसा है जब युद्ध किया जाए। क्योंकि और महाराणा प्रताप के बारे में भी आपने सुना होगा, इस तरह की पंक्तियाँ जो है वो कही गई कवियों ने उस समय लिखी महाराणा प्रताप के लिए। तो कुल मिलाकर के जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों के बीच में, वो धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था, जैसा भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध होता है। हालांकि यहाँ पे होता क्या है, देखिए हम लोग भारत के निवासी हैं, हमें अपने देश से प्रेम है, हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप ऐसा मत समझिए केवल हम ही ऐसा करने के लिए तैयार हैं। कोई व्यक्ति अगर श्रीलंका का निवासी है तो वो भी अपने देश में मर मिटने के लिए तैयार है। कोई व्यक्ति अगर नेपाल का निवासी है तो वो भी अपने देश में मर मिटने के लिए तैयार है, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जिनको इससे मतलब ना हो, लेकिन ज़्यादातर लोग देशभक्त होते हैं, अपने देश में मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। और हर देश अपने इतिहास को गौरवान्वित रखना चाहता है। लेकिन हमारे भारत का इतिहास सच में गौरवान्वित है, क्योंकि भारत जैसे देशों से बहुत सारी सभ्यताएं निकली हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से हमारा पड़ोसी जो है वो अधर्मी अगर मान लिया जाए, हमारे देश को धर्मी मान लिया जाए, तो ये धर्म और अधर्म के बीच का आज भी युद्ध होता है। क्योंकि आप देखते हैं कई बार आपने देखा है कि पाकिस्तान आता है और हमारे यहाँ के लोगों को नुकसान पहुँचा के चला जाता है। वो मासूम लोगों की हत्या करता है या कुछ भी करता है। लगातार बहुत सालों से ये देखा जा रहा है, चाहे वो मुंबई का हमला हो, चाहे वो आपका अभी आपने देखा पहलगांव में हमला हुआ, और भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती रहती हैं। निर्दोषों को मारता है वो। अब उसका क्या रीज़न है वो बहुत लंबी एक कहानी है। अगर भारत को देखा जाए तो भारत पहले कभी ऐसे लोगों पर हाथ नहीं उठाता, चाहे वो निर्दोष हो चाहे वो दोषी हो। जब तक हमको कोई छेड़ेगा नहीं हम किसी से बोलेंगे नहीं।
लेकिन अगर हमको छेड़ेगा, हमको परेशान करेगा, निर्देशों पर हाथ उठाएगा, तो फिर हमारी सेना उसको छोड़ेगी नहीं। ठीक है, आप याद रखिएगा कि वैसे तो हर एक व्यक्ति अपने देश के लिए देशभक्त होता है, लेकिन भारत की सेना वाकई में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। यहाँ के नेता कुछ भी हों, नेताओं को आप जानते ही हैं, नेता अपनी राजनीति के लिए, नेता अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी पार्टी का, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो सपा का हो, बसपा का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कुछ भी कर सकता है। वो देश को अगर बेचने की नौबत आएगी तो बेच देगा वो, बस उसकी कुर्सी बची रहनी चाहिए। लेकिन जो सेना हमारे देश की है वो पराक्रमी है, और नेता आते जाते रहते हैं, देश की सेना बनी रहती है, और देश की सेना इस देश को सुरक्षित रखती है। चलिए, तो आ जाते हैं हम लोग महाभारत पे। और महाभारत में 8800 श्लोक थे। शुरू में इसका नाम जय संहिता था, बाद में इसमें 24,000 श्लोक हो गए, और इसमें जो है वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण ये भारत कहलाया। वैदिक काल के लोग जो थे, भरत का नाम आपने सुना होगा, तो उन्हीं के ये वंशज थे जिनके बीच लड़ाई हुई कौरव और पांडव। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, तो इसको सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाया। तो इसका नाम महाभारत पड़ा गुप्त काल में। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम था जय संहिता, बाद में ये भारत हुआ और बाद में महाभारत हो गया। अब वर्तमान में जो महाभारत है इसमें 1 लाख श्लोक हैं। ठीक है, कितने श्लोक हैं? 1 लाख हैं। और वहीं पर अगर रामायण में देखा जाए तो रामायण में 24,000 हैं। तो बताइए, रामायण से 4 गुना बड़ा है कि नहीं ये महाभारत? रामायण में 24,000 है और महाभारत में 1 लाख है। महाभारत में महाकाव्य कितने हैं, यानी कि इसके कितने पार्ट हैं? तो महाभारत 18 भागों में बटा हुआ है। जैसे पहला भाग है आदि, सभा, दूसरा बंद, तीसरा विराट, चौथा उद्योग, पाँचवा भीष्म, छठवां द्रोण, सातवां, ऐसे कुल मिला के कितने हैं? कुल मिला के 18 भाग हैं। महाभारत में हरिवंश नाम का परिशिष्ट है। ठीक है, इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। महाभारत काल में किस प्रकार की राजनीति थी? तो बहुत ही घटिया राजनीति थी, देखा ही आपने। इतनी घटिया राजनीति थी कि परिवार में ही युद्ध था इस बात को लेकर के कि भाई गद्दी पर कौन बैठेगा, और बाद में कौरवों ने कह दिया कि बिना युद्ध के हम 1 इंच ज़मीन का टुकड़ा नहीं देंगे। पूरा महाभारत हो गया। तो उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी आपने समझ लिया। सामाजिक स्थिति क्या थी? तो आप देखिए, समाज उस समय भी पितृसत्तात्मक था, क्योंकि आपने देखा चाहे युधिष्ठिर हो, अर्जुन हो, भीम हो, नकुल हो, सहदेव हो, या फिर उधर कौरवों में चाहे दुर्योधन हो, और ये सब हो, आपका कर्ण हो। यहाँ पर ज़्यादातर मेल कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे जो राजा की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, और उसमें ये भी देखा गया कि पत्नियाँ औरतें एक से ज़्यादा शादी कर सकती थी, क्योंकि जो क्या नाम है उनका, द्रौपदी, तो द्रौपदी के 5 पति थे वहाँ पर। ठीक है, मैं धर्म के बारे में बहुत कम जानता हूँ, ये आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो द्रौपदी के 5 पति थे। इसके अलावा अगर धार्मिक स्थिति की बात की जाए तो उस समय पूजा पाठ भी होता था, भगवान कृष्ण उस समय उपस्थित थे साक्षात। तो इससे बड़ा धर्म का और क्या हो सकता है। चलिए, अब चलते हैं पुराण, मैथोलॉजिकल स्पिरिचुअल्स, पुराण। हमारे प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आए। ये 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी जो ईसा मसीह उनके जन्म के लगभग 400 साल पहले ये आ गए थे। ब्रह्मा वैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। यह 5 लक्षण हैं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। कुल पुराणों की संख्या 18 है, इसको याद रखिएगा। अब सारे पुराणों के नाम तो आप याद नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण, दुनिया भर के हैं। तो इसमें से आप अगर याद रख पाएँ तो इसको रखिएगा, बाकी अगर नहीं रख पाते हैं तो इतना याद रखिए कि कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया धर्मेत्तर साहित्य। धर्मेत्तर साहित्य का मतलब धर्मेंद्र से नहीं है। धर्मेत्तर साहित्य का मतलब है ऐसे साहित्य जो धर्म से इतर हैं, यानी जो धर्म में शामिल नहीं है, जो धार्मिक साहित्य नहीं है। ठीक है, तो उपयुक्त महाकाव्यों के अतिरिक्त कुछ धर्मेत्तर साहित्य भी ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य हैं, जैसे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप जानते हैं ना, अर्थशास्त्र लिखा गया था। राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षसी किताबें हैं। ठीक है, इनको धर्मेत्तर साहित्य कहा जाता है। आपसे अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप कहेंगे कौटिल्य हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्लण है। और हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। तो अगर देखा जाए कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है, तो अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र में
प्राचीन काल यानी मौर्य काल से संबंधित वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र में। मौर्य काल से संबंधित वर्णन है, इसको लिखा किसने था? कौटिल्य ने। एक राजनैतिक किताब है, मौर्य कालीन राजनीति के बारे में इसमें पता चलता है, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में पता चलता है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य हैं। कौन से काल के बारे में पता चलता है? मौर्य काल के बारे में। हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ये बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना 620 ईस्वी में की थी। इसमें तत्कालीन सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा धार्मिक दशाओं की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें कन्नौज के शासक हर्ष का चरित्र चित्रण किया गया है। वही कन्नौज का शासक जो प्रयागराज में महाकुंभ में जाकर के अपनी सारी संपत्ति दान कर देता था, उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई। उस समय की राजनीति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की धार्मिक स्थिति। फिर यहाँ पे विक्रमादेव चरित्र, ये एक ग्रंथ है, 12वीं शताब्दी में कवि बिल्हड़ द्वारा लिखा गया है। क्या नाम है कवि का? बिल्हड़ इन्होंने लिखा है। और विक्रमांक देव चरित्र की रचना की सम्राट विक्रमांक, जो कि 1076 से 1128 ईस्वी के मध्य दक्षिण एवं पश्चिम के एक बड़े भाग पर शासन किया है इन्होंने। राजतरंगिणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कश्मीर आजकल चर्चा में है। तो राजतरंगिणी कश्मीर के विद्वान कल्हड़ ने इसकी रचना की थी। इसे पूर्ण रूपेण ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि कल्हड़ ने पहली बार इतिहास लेखन के समस्त सिद्धांतों का पालन अपने ग्रंथ में किया है। इसमें कश्मीर के महाराजा जयसिंह के बारे में ये रचना है, ये पूरी हुई है। तो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है राजतरंगिणी से। इसके लेखक हैं कल्हड़। अब है तमिल ग्रंथ। तो तमिल ग्रंथों में दक्षिण भारत के शासकों का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं तमिलनाडु, तमिल समझ गए ना, तो ये दक्षिण भारत का ही तो होगा। दक्षिण भारत के शासकों का वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दशाओं का विस्तृत वर्णन मिलता है। इतिहासकार स्मिथ ने तमिल साहित्य की प्रशंसा की है। ठीक है, तो तमिल साहित्य क्या है? तमिलनाडु यानी कि साउथ साइड के हैं, और स्मिथ ने इनकी प्रशंसा की। अब देखिए दीपवंश और महावंश, ये दो साहित्य हैं। दीपवंश एवं महावंश बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, इस बात को याद रखिएगा। दीपवंश और महावंश किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? तो आप कहेंगे ये जो है बौद्ध धर्म से हैं। इन दोनों में सिंघल द्वीप, श्रीलंका के इतिहास का वर्णन है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीलंका के इतिहास का वर्णन कौन से साहित्य में है, तो दीपवंश और महावंश। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिंघल द्वीप था। इसके साथ ही मौर्य सम्राट अशोक तथा उसके वंश के संबंध में जानकारी है, क्योंकि मौर्य शासकों ने अपने दूतों को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, तो उनका भी नाम यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। फिर है चरक संहिता। अब चरक संहिता पुस्तक आयुर्वेद, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, चरक संहिता किससे संबंधित है? ये चिकित्सा से संबंधित है। इसके रचयिता आचार्य चरक थे। चरक संहिता में उस समय किस प्रकार से लोगों का इलाज किया जाता था, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से कैसे लोग ठीक होते थे, सांप काट लेने पर क्या करना है, या फिर कोई बीमारी है तो क्या करना है, दुनिया भर की चीज़ें इसमें आपको बताई गई। आचार्य चरक इसके लेखक हैं, लेखक या फिर रचयिता। यह आयुर्वेद के सिद्धांत का पूर्ण ग्रंथ संस्कृत भाषा में है। यह गद्य और पद्य दोनों में है, यानी इसमें गाया जाने वाला और पढ़े जाने वाला दोनों का दोनों कंटेंट आपको मिलेगा। विभाजन 8 भागों में 120 अध्याय में किया गया। चरक संहिता में उपचार तो बताए गए हैं, साथ ही साथ में दर्शन और अर्थशास्त्र भी बताया गया है। मेनली याद रखना है, चरक संहिता के लेखक आचार्य चरक हैं, और ये मेडिसिन से संबंधित है, आयुर्वेद से संबंधित है। अष्टाध्यायी देखते हैं। संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य पाणिनि ने लिखा है इसको, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी। इसके रचनाकार कौन है? पाणिनि है। इस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं और दुनिया भर की चीज़ें, इसको हमें उतना नहीं समझना है। सबसे पहला संस्कृत ग्रंथ कौन सा? अष्टाध्यायी, पाणिनि इसके लेखक हैं। पाणिनि नंद शासक महापद्म नंद के समकालीन थे, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर मौर्य काल से पूर्व भारत के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। अगला आपका पद्मावत। तो पद्मावत तो आपने एक मूवी भी देखी होगी ना, पद्मावत, अलाउद्दीन खिलजी, ये सब मूवी आपने देखी होगी। एक बार आई थी, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, और वो अपना शाहिद कपूर उसमें था। तो देखिए पद्मावत, इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। पद्मावत की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी को इतिहास की पूर्ण जानकारी थी। उन्होंने पद्मावत को चित्तौड़गढ़, सिंघलगढ़, दिल्ली, उड़ीसा, चंदेरी, कुंभलगढ़ राज्यों का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये दुनिया भर का है। कुल मिला के आप इतना याद रखिएगा,
कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। ये चित्तौड़गढ़ के जो शासक थे राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी जो पद्मावती थी उसके नाम से इसका नाम पद्मावत लिया गया। जायसी ने पद्मावत में ऐतिहासिक चरित्र राजा रतन सिंह या रत्न सेन, रानी पद्मावती उनकी जो पत्नी थी उसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी जो कि पद्मावती को पाना चाहता था, वो सुंदर लगती थी, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, आपने मूवी में देखा होगा कि अलाउद्दीन खिलजी को जब रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में पता चलता है तो वो चित्तौड़ पे हमला कर देता है और चित्तौड़ पे अधिकार जमा लेता है। ये सब देखने के बाद जो हमारे रानी पद्मिनी हैं, उन्होंने राणा रतन सिंह के सामने उन्होंने जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाने से बेहतर क्या समझा कि उन्होंने जौहर कर लिया। ठीक है, तो जौहर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। अगला है विदेशियों का यात्रा वृत्तांत। तो विदेशियों के यात्रा वृत्तांत के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूनानी रोमन लेखक भारत में आए हैं, चीनी लेखक भारत में आए, तिब्बत के लेखक भारत में आए, अरबी लेखक भारत में आए। तो इन्होंने जो भारत में उस समय के लेखक आते थे, चूँकि उस समय भारत एक विकसित देश हुआ करता था। विकसित देश होने के पीछे ऐसा रीज़न ये होता है, देखिए हमारे यहाँ समृद्धशाली नदियाँ हैं। हमारे देश में एक सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी, और उस समय की अगर बात की जाए प्राचीन काल की, तो आज का जो पाकिस्तान वाला एरिया है वो भी भारत में ही था। तो दूसरी एक समृद्धशाली नदी थी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये तीन तो उत्तर भारत की नदियां हैं और एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर ये विस्तारित हैं, और इनके पानी का यूज करके खेती की जाती है। और उस समय का सबसे प्रमुख जो आय का स्रोत था वो खेती था। इसलिए भारत जो है उस समय बहुत विकसित रहा होगा, क्योंकि बाकी देशों में इस प्रकार की भौगोलिक पृष्ठभूमि नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण भारत में देखा जाए तो कावेरी नदी है, वहाँ पर गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है। भारत एक नदियों का देश है, और नदियों का देश होने के कारण यहाँ सिंचाई की सुविधा है, उपजाऊ भूमि है, जिसके कारण ये विकसित था, तो लोग यहाँ आते रहते थे। अब सबसे पहले देख लेते हैं यूनानी रोम लेखक। ठीक है, यूनान और रोम से जो लेखक आए उनके बारे में। हेरोडोटस ये एक लेखक है। हेरोडोटस तथा टेसियस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार हैं। कौन कौन? हेरोडोटस और टेसियस। अब बताइए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हम आपको पढ़ा चुके हैं ना इतिहास का जनक। तो आपने कहा था हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है या फिर इतिहास का पिता कहा जाता है, जनक छोड़ दीजिए। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में बात की जाती है। कभी आपसे पूछ लिया गया कि हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था, तो सीधा बता दीजिएगा यूनान का रहने वाला था। इनकी रचनाओं में कल्पित कहानियों को स्थान दिया गया है, यानी कि इन्होंने शुरुआत में कल्पना करके कहानियों को लिखा। जैसे कई बार हम अपने मन में कल्पना कर लेते हैं ना, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, तो ये कल्पना करके कहानियों को लिखते थे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं। इन्होंने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका नामक किताब लिखी थी हेरोडोटस ने। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को लेकर के देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को, इस्लाम को, ईसाइयों को, धर्म पे बात करने का मतलब है ज़बरदस्ती में पंगा लेना। ठीक है, चाहे आप हिंदू धर्म ग्रंथ की बात करें किसी और की, इसलिए आदमी पंगा नहीं लेता। वरना तो आप देखिए कि जबकि हमारे रामायण महाभारत लिखे गए, उससे पहले तो ये लिख चुका था हिस्टोरिका। ठीक है, उससे पहले इसने लिखी कि नहीं लिखी? हिस्टोरिका लिख दी थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया। भारत और फारस के बीच में क्या संबंध है, किस प्रकार का व्यापार था, किस प्रकार की सभ्यता थी, सब कुछ इसमें लिखा गया। टेसियस एक डॉक्टर था तथा उसे यात्रियों द्वारा प्राप्त आश्चर्यजनक कहानियों के संग्रह करने का बड़ा शौक था। तो यह डॉक्टर था, घूमता रहता था अपना, और जो भी उस समय यात्री थे उनसे बात करता था। आजकल नहीं देखते यूट्यूबर होते माइक लेके पहुंच जाते हैं। बताइए आप यहाँ सारनाथ में घूमने आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या देखा यहाँ पर? ठीक है, और फिर आप मान लीजिए आप घूमने चले, फिर गए मथुरा में यात्रियों से पूछा कैसा लगा। फिर आप गए कहीं और चले गए, आप कश्मीर चले गए, वहाँ यात्रियों से पूछा। तो ये क्या था, ये टेसियस डॉक्टर था, घूमता रहता था, और जो यात्री उस समय थे जो इतिहास लिखते थे उनसे बात करता था और इतिहास को इकट्ठा कर लेता था। कि यूनानी यात्री से भी बात कर ली इसने, चीनी यात्री से भी बात कर ली इसने, कई देश के यात्रियों से, अरबी यात्री से भी बात कर ली, और उनसे बात करके इतिहास को इकट्ठा करता था। इसको मज़ा आता था इन सब में। ठीक है, इतिहास को इकट्ठा करने में। अब अगला जो है वो है नियार्कस अनासिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के साथ भारत आए थे। ठीक है, आपको पता है सिकंदर एक ऐसा राजा था, बताया जाता है इतिहास में, कि जिसको कोई हरा नहीं पाया। हालांकि भारत में इसका जब अभियान हुआ उसके बाद ही वापस चला गया, रास्ते में इसकी मौत हो गई। ठीक है, तो इसके साथ ये नियार्कस, अनासिक्रेटस और अरिस्टोबुलस भारत में आए थे, ये भी इतिहासकार थे। मेगास्थनीज
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्युकस का राजदूत था। आजकल होता है ना, आजकल भी तो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर होते हैं। जैसे हमारे देश में अमेरिका का राजदूत रहता है दिल्ली में, हमारे देश में चीन का राजदूत रहता है, हमारे देश में जापान का राजदूत रहता है। तो ऐसे उस समय भी राजदूत रहते थे, राजनीति बड़ी विकसित थी। आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक जो था सेल्युकस, उसका जो राजदूत था उसका नाम क्या था, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज यहाँ पर एम्बेसडर था यूनानी शासक सेल्युकस का, और वो यहाँ पे रहता था। तो उसने यहाँ पे रह के इंडिका नामक एक किताब लिखी। उसने जो कुछ देखा, मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन समाज, मौर्यकालीन धर्म, तो उन सब के बारे में एक इंडिका किताब लिख दी उसने, ठीक है। इसमें मौर्यकालीन समाज, प्रशासनिक व्यवस्था का परिणाम मिलता है। आपसे अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी, तो आप कहेंगे मेगास्थनीज ने इंडिका नामक किताब लिखी। और मेगास्थनीज कौन था, तो ये यूनानी शासक सेल्युकस का राजदूत था। इसने मौर्य साम्राज्य से संबंधित इतिहास लिखा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए ये। अब आ जाते हैं पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी, एक अज्ञात यूनानी लेखक की रचना है जो मिस्र आकर बस गया था। उसने 80 ईस्वी में भारतीय समुद्री तट की यात्रा की। उसके विवरण में बंदरगाहों का उल्लेख के साथ साथ आयात निर्यात की वस्तुओं का वर्णन मिलता है, तो इसको भी याद रखिएगा। टालमी ने ज्योग्राफी की रचना की, जिसे भारत का भौगोलिक परिदृश्य एवं विवरण मिलता है। टालमी, ज्योग्राफी याद रखिएगा। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचनाकार हैं, एक किताब है नेचुरल हिस्ट्री। इस रचना में भारत के विविध पक्षों का उपयोगी विवरण है। इसकी रचना पहली सदी में हुई थी। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था, जिसने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है, ठीक है। तो इसको याद करिए या न करिए, लेकिन ये मेगास्थनीज जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब आ जाते हैं, यूनानी लेखक हमने कर लिए, अब आते हैं हमारे चीनी लेखक। तो चीनी लेखक में पहला चीनी लेखक है फायान। फायान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासन में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान जो है वो 5वीं शताब्दी में भारत आया था। रुकिए जरा, अब यहाँ पे अगर बात की जाए फायान की, देखिए लगातार बोलते बोलते क्या होता है ना, गला खराब हो जाता है। आपकी अभी क्लास मैं ही ले रहा हूँ, अब आगे कोशिश रहेगी कि और भी टीचर इसमें इन्वॉल्व हों, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो लगातार आपकी 2 क्लास होती है, 80-90 मिनट लगातार बोलना। आप बोल के देखिए, और वो भी ऐसे बोलना कोई सामने नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपका एक स्क्रीन है, उसी स्क्रीन पे हमको समझाते जाना है, बोलते जाना है, तो ये अकेले में बड़बड़ाना बड़ा मुश्किल है। फायान 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। उसने भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण दिया है। साथ ही उसकी रचना में तत्कालीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे याद रखिएगा बौद्ध धर्म, फायान, बौद्ध धर्म। फायान ने फो क्यो की रचना की। फायान लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा, ठीक है। पहला तो फायान किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण इसने दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया, फायान इसका नाम था। वेनसांग किसके दरबार में आया, हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इनका नाम भी हा से शुरू होता है, तो आप याद रख लेंगे। वेनसांग हर्षवर्धन के राज दरबार में आया था, और ये 629 ईस्वी के लगभग भारत में आया तथा 16 वर्षों तक भारत में रहा। उसने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन राजनीतिक वर्णन में भारतीय राजनीति की शिक्षा का वर्णन मिलता है। उसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नामक पुस्तक में प्रसिद्ध है। सीयूकी, इसका नाम क्या था, फो क्यो की। ये चीनी है ना, तो ऐसे फोंग फांग चीन चोंग लिखते हैं, ठीक है। तो फो क्यो की, सीयूकी, ये वेनसांग हर्षवर्धन, आराम से याद रखेंगे, हाँ, और फायान चंद्रगुप्त, ठीक है। अगला इत्सिंग जो था, ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने विक्रमशिला तथा नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था। उस समय भारत शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे प्रसिद्ध, सबसे बड़ा विश्वविद्यालय उस समय था। इससे बड़ा कोई और विश्वविद्यालय नहीं था दुनिया में। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज तो आप बन गए ना। देखिए होता क्या है, जैसी जनता वैसा राजा, सीधी मेरा मानना यही है। हालांकि हम लोग क्या है कि भाई हमारी बात कोई क्यों सुने, ये भी तो होता है ना, हमारी बात आप क्यों सुने, कोई क्यों सुने, नहीं सुनना चाहता। जैसी प्रजा होती वैसा राजा होता है। आज के समय में आप देखिए हमारे देश में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIM हैं, और दुनिया भर के एम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनका। लेकिन फिर भी अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए, वैश्विक लेवल पे देखा जाए, तो हमारा परफॉर्मेंस वो नहीं है। हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए दूसरे देशों पर आश्रित हैं, बड़ी दया आती है। हालांकि हम लोग तो उतना तेज़ नहीं है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं जो बहुत तेज़ हैं। और आप समझिए कि जिस टेक्नोलॉजी का हम
लिए हम इजराइल पे निर्भर हैं, क्या हमारे देश में वो टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमारे देश में वो ब्रेन है, हमारे देश में वो दिमाग है बच्चों के पास, वो चीज़ें वो खुद डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमें इजराइल पर निर्भर न रहना पड़े। हम रूस पर निर्भर हैं, हम अमेरिका पर निर्भर हैं, हम जापान पर निर्भर हैं टेक्नोलॉजी के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हम ऐसे नेताओं का चुनाव कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, जिनको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। उनको किसी न किसी प्रकार चुनाव जीतना है, और हम मूर्ख बन के उनको वोट देते जा रहे हैं, किसी भी पार्टी का नेता हो। ये बात याद रखिएगा। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि समाज को किस प्रकार से इस तरह बनाया जाए कि हम खुद टेक्नोलॉजी को विकसित कर सकें, हमें दूसरे देशों पर निर्भर न रहना पड़े। और मज़े की बात यह है कि हम दूसरे देशों से जो हथियार, जो टेक्नोलॉजी खरीदते हैं, वो देश इतने हरामी हैं कि वही टेक्नोलॉजी हथियार किसी और देश को भी दे देते हैं और फिर हमारा उसी से युद्ध करवा देते हैं। तो यहाँ पे क्या है भाई, हम क्या युद्ध लड़ेंगे? हम कठपुतली हैं, सच्चाई यही है। कोई माने या ना माने, बोल दो तो बुरा लग जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, आप जानते हैं संस्था एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक है वर्ल्ड बैंक, ये सब संस्थाओं, बहुत सारे और भी संस्थाएं हैं आपकी, यूनाइटेड नेशन है दुनिया भर की, यूनाइटेड नेशन को भी ले लेते हैं हम, ये सारी संस्थाएं। तो IMF में प्रत्येक देश के वोट की वैल्यू उतनी होती है जितना कि आप उसमें फंड देते हैं। तो भारत के वोट की वैल्यू कितनी है आप अगर समझेंगे, 1% से भी कम है यार। भारत के वोट की वैल्यू कुछ नहीं है। भारत कुछ नहीं कर सकता IMF में। नहीं, अमेरिका, चीन, जापान जैसे देश जिसको चाहे उसको लोन दे दें, बाकी सब ऐसे ही है। नहीं, भारत की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, खुला बोलता हूँ मैं। दूसरा है वर्ल्ड बैंक। बैंक में भी यही हाल है। भले ही भारत के लोग यहाँ जाके अध्यक्ष बन जा रहे हैं, उनका टैलेंट है, लेकिन अगर आप ये कहें कि भैया वर्ल्ड बैंक हमारे अनुसार चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा फंड नहीं है वहाँ, कुछ फंड नहीं है, वो पॉइंट में रहता है फंड। और UN तो आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें 5 ऐसे देश हैं जिनको वीटो पावर प्राप्त है, इसमें भारत शामिल नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसा भाई? हमें बड़ा रोना आ जाता है कभी कभी कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें ये सब प्राप्त हो। हम कब तक ऐसे घसीटते रहेंगे, दूसरे देशों पर हम निर्भर रहेंगे? तो हमें सबसे पहले करना चाहिए कि हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को सुधारें, आत्मनिर्भरता बढ़ाएं और देश में उत्पादन बढ़ाएं। जब तक उत्पादन नहीं होगा, जब तक आत्मनिर्भरता नहीं होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी, हम कितना भी बड़ी बड़ी डींगें हारते रहें, वो डींगें सिर्फ चुनाव तो जितवा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी वो नहीं आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उस समय का भारत था जहाँ नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, हालांकि बाद में विदेशी आक्रमणकारियों ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बताया जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की आग जो है वो सैकड़ों दिन तक बुझी नहीं थी, उसमें जो किताबें थी उसको जला दिया गया था। और उन विदेशी आक्रमणकारियों का मानना था कि अगर इन किताबों को न जलाया गया तो कोई और पढ़ लेगा, इसलिए किताबें जलाओ पूरी। और किताबें जलाने के साथ साथ जो वहाँ बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, उनको भी मार दिया गया। और उनको मारने के पीछे का रीज़न सिर्फ इतना था कि उन्होंने जो अध्ययन कर लिया है, उन्होंने जो पढ़ लिया, उन्होंने जो समझ लिया है, वो किसी और को न बता दें, इसलिए उनको भी मार दिया जाए। तो ये आक्रमणकारियों का यहाँ पे कारनामा था। हालांकि हमें आज के समय में ये समझना है कि इतिहास से क्या सीख लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, अगले हमारे तिब्बत के लेखक हैं, ऑथर्स ऑफ तिब्बत। देखिए, शुरुआत में थोड़ा समय लग रहा है भाई, इतिहास में थोड़ा समय दीजिए, हम बहुत बेहतरीन तरीके से सोशल साइंस को कवर करेंगे। तिब्बत के लेखक की अगर बात की जाए, ऑथर्स ऑफ तिब्बत की बात की जाए, तो तिब्बत के लेखक लामा तारानाथ के ग्रंथों से मौर्य काल के पश्चात के शासकों को जानने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक मिनट थोड़ा रुकिएगा है। चलिए आगे, वेलकम बैक। तो यहाँ पे तिब्बत के लेखक क्या हैं? लामा तारानाथ। उनके ग्रंथों से मौर्य काल के पश्चात शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो तिब्बती लेखकों ने शक, पर्शियन, कुषाण, इन लोगों के बारे में भी जानकारी दी है। अब आते हैं मुसलमान यानी अरब के लेखक, ऑथर्स ऑफ अरब। तो अरब में सुलेमान की अगर बात की जाए तो सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। सुलेमान कब आया था? 9वीं शताब्दी में भारत आया, तो उसने पाल तथा प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा है। फिर अगर बात की जाए अल मसूदी, तो अल मसूदी 914 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के बारे में लिखा है। अलबरूनी सबसे इम्पोर्टेंट, अलबरूनी का वास्तविक नाम अबू रेहान था। अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था? अबू रेहान था। उसने तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की थी।
वह महमूद गजनवी का समकालीन था, आक्रमणकारी महमूद गजनवी। ठीक है, तो यहाँ पे महमूद गजनवी का समकालीन था। अलबरूनी ने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था। कौन सी भाषा का? संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा भारतीय समाज का विस्तृत विवरण अपनी रचना में दिया। इसके अतिरिक्त अन्य मुसलमान लेखक हैं हसन निजामी, फरिश्ता, निजामुद्दीन आदि। इनकी रचनाएं भी भारतीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें अलबरूनी को जरूर याद रखना भाई। अलमसूदी और सुलेमान तीन है, लेकिन अलबरूनी सबसे पहले नंबर पे याद रखने लायक है। महमूद गजनवी का समकालीन था और इसने तहकीके हिंद नामक किताब लिखी थी। ठीक है। मार्को पोलो वेनिस का प्रसिद्ध यात्री था जो 1294 से 95 ईस्वी के लगभग दक्षिण भारत आया था। इसके विवरण से दक्षिण भारत की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं के बारे में पता चलता है। अब है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य क्या होता है? जैसे मान लीजिए कहीं से कोई पत्थर मिल गया, उस पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, उसको खोजा गया, देखा गया इस पे क्या लिखा है, उसको देखा गया। नहीं, कोई मटका मिल गया, मटका, घड़ा जानते हैं ना मटका, ये भी आर्कियोलॉजिकल है। मुद्रा, कोई कॉइन मिल गया पुराना, मिट्टी के नीचे दबा हुआ, उस पर किसी की मूर्ति बनी थी, कुछ बना था, तो उससे हमने आइडिया निकाला। स्मारक यानी कि कोई भवन मिल गया तो उससे निकाला। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का मतलब क्या होता है? प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों का विशेष महत्व। पुरातात्विक साक्ष्य ये कालक्रम का सही ज्ञान प्रदान करने वाले साक्ष्य हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ और चित्रकला आदि आते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अभिलेख, जैसे अशोक ने अभिलेख लिखवाए कि भाई लोग जो है वो धर्म की ओर लौट रहे हैं, लोग हत्या न करें, लड़ाई न करें, अभिलेख हो गया। स्मारक क्या होते हैं? कुछ समय के राजाओं ने कुछ भवन बनवाए, कुछ स्मारक बनवाए, कुछ किले बनवाए, वो स्मारक है। सिक्के मतलब कुषाणों ने अपने सिक्के चलाए। ठीक है, उधर साउथ में जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने अपने सिक्के चलाए, उन सिक्कों के कहीं ना कहीं समय साक्ष्य मिल गए। भवन, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ भवन थे जो कि नदी में या फिर बाढ़ में बह गए, लेकिन उनके साक्ष्य हमें मिले। मूर्तियाँ, मातृ देवी की मूर्ति, नटराज की मूर्ति, चित्रकला, भीमबेटका की गुफा में की गई चित्रकारी, ये सब क्या है? ये आपके पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आ जाएंगे। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। सबसे पहले अभिलेख या शिलालेख, रिकॉर्ड और इंस्क्रिप्शन। तो इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व संबंध में अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। यह अभिलेख अधिकांशतः स्तंभ मतलब पत्थर को काट के बनाया जाता था, शिलाओं यानी पत्थरों पे, ताम्रपत्र यानी तांबे के पतले पत्रियों पे, मुद्राओं पे, मूर्तियों और गुफाओं में खुदे हुए मिलते हैं। ठीक है, यानी कि लिखा गया है। यद्यपि प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में पाया गया। ठीक है, मध्य एशिया में बोगज कोई नामक स्थान है, वहाँ से पाया गया सबसे प्राचीनतम अभिलेख। इस अभिलेख में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। कहाँ से पाया गया? ये पाया गया एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से पाया गया है, और इसमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि के बारे में जानकारी मिलती है। इसको याद रखिएगा। अभिलेख पत्थर धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते हैं, क्योंकि अगर हम कमज़ोर पे मजबूत पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ख़राब हो जाएगा, कुछ दिन में डैमेज हो जाएगा, अभी तक बचा ही नहीं रहता। शासकों द्वारा अपने आदेशों को इससे उत्कीर्ण करवाते थे, इससे लोग यह देख सकते थे, पढ़ सकते थे। जैसे अशोक ने जगह, आजकल होता है ना, जगह जगह बैनर लगा दिया जाता है, सरकार की योजना है, जन धन योजना, सरकार की योजना है, PM सम्मान योजना, किसान सम्मान निधि योजना। तो जगह जगह बैनर पोस्टर लगते हैं ना, वो 2-4 दिन में, 1 आध महीना, 2-4 महीने में क्या होता है? उड़ जाते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर पत्थर पे लिखवा दी जाए, बड़े मोटे मोटे पत्थरों में, बड़े उसमें, तो वो सदियों तक ऐसे बना रहेगा। तो पुराने राजा ऐसे लिखवाते थे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र कहलाता है। किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लिए लेख को अभिलेख कहा जाता है। यह सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होता है। प्रस्तर यानी कि पत्थर, धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ पर इसको लिखा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। अभिलेख क्या होता है? अभी सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं ये जो आपको बताया जाए। अभिलेख के प्रकार क्या होते हैं? अध्ययन की सरलता के लिए अभिलेखों को मुख्य रूप से 2 भागों में व्यवस्थित कर देते हैं, जैसे कि देसी अभिलेख और विदेशी अभिलेख। यानी कि कुछ अभिलेख जो हमारे देश में पाए गए, कुछ जो है बाहर पाए गए। तो अशोक के अभिलेखों के बारे में बात कर लेते हैं। अशोक ने जो है वो अभिलेखों को लिखवाया, और इसके 13 तो बड़े शिलालेख हैं, बृहद लेख हैं। इन्होंने अपने जो विचार थे जनता के लिए शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवा दी, जनता उनको पढ़े और फॉलो करे। मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात
युद्ध करने की घोषणा कर दी थी। उनका दिल बहुत जो है किससे भर गया, करुणा से भर गया, और इसी कारण उन्होंने कहा कि वो कोई युद्ध नहीं करेंगे। संपूर्ण साम्राज्य में शांति, समन्वय, खुशहाली के लिए कई अभिलेख उन्होंने लगवा दिए। ठीक है, ये अभिलेख, अशोक के जो अभिलेख थे ये कौन कौन सी लिपि में थे, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में थे। ये पूछा जाता है आपसे, कौन सी लिपि में थे, ब्राह्मी और खरोष्टी। कब लिखवाए, कलिंग युद्ध के पश्चात इन्होंने लिखवाए। इसमें अशोक के व्यक्तित्व एवं तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अशोक का यह स्तंभ लेख मात्र उत्तर भारत से प्राप्त होता है। यहाँ पर लेखों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया। बृहत स्तंभ लेख यानी कि बड़े वाले। तो बृहत स्तंभ लेख में क्या था, प्रथम स्तंभ लेख में लिखा गया है, देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर के ये अगर बात की जाए तो इनके 7 ये बृहत स्तंभ लेख हैं, फिर लघु स्तंभ लेख हैं। तो ये आपके अशोक के जो भी शिलालेख हैं ये हम कल पढ़ेंगे, और अशोक के पश्चात के शिलालेख हम पढ़ेंगे। विदेशी अभिलेख हम पढ़ेंगे, मुद्राओं के बारे में देखेंगे कहाँ से क्या मिला है, और उसके बाद स्मारक हम देखेंगे, देशी और विदेशी स्मारक क्या है। फिर आ जाएंगे काल निर्धारण की विधियाँ, सापेक्ष काल निर्धारण की विधियाँ, ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ आप जब आगे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा काल निर्धारण की विधियों के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अभिलेख और काल निर्धारण की विधियों को कल के लेक्चर में समझ लेना है, और कल आपका पहला चैप्टर हिस्ट्री का ख़त्म होगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझिएगा कि हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था, हिस्ट्री का पहला चैप्टर बड़ा उलझाऊ है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट में जब आप जाते हैं तो उसका पहला चैप्टर बड़ा आसान होता है। मैथ का पहला चैप्टर बिल्कुल आसान होगा, साइंस का पहला चैप्टर बिल्कुल आसान होगा, लेकिन हिस्ट्री का पहला ही चैप्टर सबसे कठिन होता है। इसीलिए बच्चों को पहले ही चैप्टर नहीं पढ़ना होता, पहले ही चैप्टर से क्वेश्चन भी ज़्यादा आते हैं। तो पहला चैप्टर हम कल समाप्त कर लेंगे, इसका 5 क्लास लग जाएंगे एक चैप्टर ख़त्म करने में। आज चौथी क्लास है, कल 5वीं क्लास में पहला चैप्टर समाप्त होगा, और उसके बाद जो भी इतिहास पढ़ाया जाएगा बहुत ही सिंपल होगा। क्यों सिंपल होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपने सुन रखी हैं, पढ़ रखी हैं। पहले चैप्टर में उलझाऊ चीज़ें होती हैं, इधर उधर की चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब आपकी कल क्लास होगी। थैंक यू।